हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। यहाँ पर दिखाए जाने वाले जितने भी वीडियोस होते हैं, यानी कि हमारे चैनल पे आपको जितने भी वीडियोस मिलेंगे, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, आपके जेई, नीट, ओलंपियाड, मीन्स हिंदी, इंग्लिश, सभी चैनल्स पे आपको जितने भी वीडियो मिल रहे हैं ये 100% फ्री है। हम कभी भी आपको 2 वीडियो दिखाने के बाद तीसरे वीडियो के लिए किसी भी पेमेंट की मांग नहीं करते। आप यहाँ पर जितने वीडियो हैं जब चाहें, जितनी बार चाहें देख सकते हैं, और वो भी 100% फ्री। तो इस फ्री एजुकेशन का लाभ उठाइए। और आज जो लाभ उठा रहे हैं वो है हमारे क्लास 12th के स्टूडेंट, यानी कि क्लास 12th हिंदी कोर की हमारी बुक है हिंदी की आरोह भाग 2। आरोह भाग 2 जो बुक है हमारी, वो 2 खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो आज जो हम चैप्टर लेकर आए हैं ये है हमारे काव्य खंड से। अध्याय है 7, बादल राग। बादल राग जो कविता हमारे सामने प्रस्तुत की गई है, इसे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो निराला जी द्वारा रचित ये कविता जो है, इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन, यानी कि लाइन वाइज लाइन हम उसके अर्थ को, उसकी व्याख्या को, और साथ ही उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वन शॉट रिवीजन, सभी कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम जो लेकर आए हैं आपके लिए ये है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न। हमारे पेपर में इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इनकी तैयारी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब एक बार हम पूरा चैप्टर समझ चुके हैं तो एमसीक्यूज करने में हमारे लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एमसीक्यूज पेपर में हमसे 2 तरीके से पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि रहेगा कि पद्यांश आधारित जो है वो हमारे सामने प्रश्न रखे जाएंगे। मतलब कविता का एक पोर्शन हमारे सामने रख दिया गया और फिर हमसे उसी पोर्शन से, अंश से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये भी प्रश्न हम लेकर आए हैं। और फिर उसके अलावा हमारे पास रहता है संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न। अब संपूर्ण पाठ आधारित का तात्पर्य हो गया लेखक परिचय से लेकर उनकी काव्यगत विशेषताएं, पाठ प्रवेश, आपकी कविता, कविता की व्याख्या, उनके अर्थ, शब्दों के अर्थ, उनके आश्रय, आपके क्वेश्चन आंसर, सभी कुछ कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसे संपूर्ण पाठ मतलब पूरा ही पाठ में कहीं से भी पूछा है। तो दोनों ही तरीके के प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए करना शुरू करते हैं। क्या दिया है? तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यह तेरी रण तेरी। तो अब क्या है यहाँ पर उन्होंने बताया, जैसे सागर के ऊपर है ना, समीर सागर पर, ये सागर के ऊपर जैसे हवा तिरती रहती है, उसी तरह यहाँ पर मनुष्य के जीवन में सुख और दुख भी उसी हवा के मात्र तिरता रहता है। मतलब वो अस्थिर है, कभी सुख रहता है, कभी दुख रहता है, आपका आता जाता रहता है। और इसी से मनुष्य का हृदय भी दग्ध रहता है, वो भी परेशान रहता है, खुश रहता है। तो वो मिला जुला भाव मनुष्य के जीवन में हमेशा बना रहता है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आगे, वो भरी आकांक्षाओं से घन भेरी गर्जना में सजग सुप्त अंकुर, उर्म में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे ये विप्लव के बादल। तो अब उन्होंने बताया कि जिस तरीके से मनुष्य का जीवन में ये जो है सुख दुख आते रहते हैं सागर पे तैरते हुए समीर के माध्यम से, उसी तरीके से जब बादल आते हैं तो बादल किस लिए आते हैं? बादल बदलाव के लिए आते हैं। मनुष्य जिस तरीके से सुख दुख है, तो अब वो परेशान है, दुखित है। अब उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा? यानी कि कोई क्रांति आए। तो क्रांति का माध्यम उन्होंने किसको बताया है? बादलों को। जैसे बादल आते हैं तो प्रकृति में क्रांति आती है, एकदम से बदलाव आता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में भी बदलाव क्रांति के माध्यम से आता है। तो जब बादल आ जाते हैं और जो है बरसने लगते हैं, वो तो क्या होता है? घन होती है, भेरी गर्जना होती है, बहुत सारे बादल छा जाते हैं, गर्जना होती, गड़गड़ करके सजग सुप्त अंकुर, जो अंकुर जो है वो बहुत नीचे कहीं जहाँ सोया हुआ था, उसके दिल में भी आकांक्षाएं बिलबिलाने लगती हैं। यानी कि वो भी आकांक्षाओं भर जाता है कि अब उसे पानी मिलेगा और अब वो पृथ्वी का सीना चीरकर बाहर आ जाएगा और सिर ऊंचा कर कर वो देखेगा किसको? विप्लव के बादल, अर्थात बदलावों के या क्रांति के बादलों को देखेगा। उसी प्रकार मनुष्य भी, अब इन्होंने यह, हमने जब कविता पढ़ी थी तो क्या हुआ था? खाली बादलों के माध्यम से उन्होंने जो है वो मनुष्य के जीवन की बदलाव की बात भी करी थी। अब इसी काव्यांश पे आधारित हमारे पास प्रश्न है। क्या दिया है? काव्यांश के अनुसार मानव जीवन में सुख कैसा है? अदृश्य, मायावी, अस्थिर या स्थिर?
तो कैसा है उसके जीवन में सुख, वो है अस्थिर, क्योंकि जाहिर सी बात है सुख हमेशा बना नहीं रहता, सुख रहता है, दुख आता है, दुख जाता है तो सुख आता है, तो वो हमेशा आना जाना सुख दुख का बना ही रहता है। कवि ने बादल को कहाँ तैरते हुए चित्रित किया है? स्वच्छ आकाश में, हवा रूपी सागर में, अमरावती नगरी में, या उपरोक्त सभी। तो कवि ने बादल को कहाँ तैरता हुआ बताया है हवा रूपी सागर में। कहाँ बताया है? हवा रूपी सागर में। जैसे सागर के ऊपर हवा तैरती है, वैसे ही इस आसमान में बादल भी तैरते रहते हैं। प्रलय की माया के रूप में किसे चित्रित किया गया है? बादल को, आशाओं को, शोषित को, या स्वयं को? तो यहाँ पर प्रलय की माया के रूप में बादल को चित्रित किया गया है। संसार का हृदय कैसा हो गया है? ये पूरा संसार का हृदय कैसा बताया गया है? सुख के कारण विशाल, दुख के कारण दग्ध, ईर्ष्या के कारण संकुचित, या द्वेष के कारण आह्लादित। तो कैसा बताया गया था? वो बताया गया था दुख के कारण दग्ध बताया गया है। बादल को किसके प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है? किसका प्रतीक बताया गया है? निम्न वर्ग के, मध्यम वर्ग के, क्रांति के, या उच्च वर्ग के? तो बादल क्या प्रतीक बताए गए हैं? वो हैं क्रांति के प्रतीक। क्रांति का तात्पर्य होता है कोई ऐसा मूवमेंट जिसकी वजह से प्रकृति में, जीवन में बदलाव आए। अब बादल जब आते हैं तो क्या होता है? वो प्रकृति में बदलाव लेकर आते हैं। मनुष्य के जीवन में बदलाव कोई ना कोई मूवमेंट लेकर आता है, तो वही चीज इन्होंने यहाँ पर उस क्रांति के प्रतीक के रूप में बादल को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट हमारे पास काव्यांश है। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अश्विन पात से शापित उन्नत, शत शत वीर, छत विचत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बहुत ज्यादा बार बार गर्जन हो रही है, मूसलाधार बारिश, वर्षण मतलब मूसलाधार बारिश हो रही है, पूरा जो जग है वो अपना हृदय, जब बहुत मूसलाधार होती है तो हम लोग भी थोड़ा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं ना, तो वही उन्होंने बताया। सुन सुन घोर वर्जन को सुनकर पूरा जो संसार है वो अपने हृदय को थाम रखा है उसने, जो है इसकी हवा, क्योंकि कहीं बिजली गिर रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो शत शत वीर अर्थात बहुत बड़े बड़े पुराने पुराने वीर जो पेड़ हैं वो भी धराशायी हुए जा रहे हैं। हर तरफ जो है वो हाहाकार मचा हुआ है। अब इस पर प्रश्न है, बादल किस प्रकार धरती पर बरस रहे हैं? बार बार गर्जना करके, मूसलाधार रूप में, का और खा दोनों सही है, शत विशत रूप में। तो कैसे वो बदल रहे हैं गर्जन? वो है बार बार गर्जन करके और मूसलाधार रूप में। तो यहाँ पे का और खा दोनों ही हमारे सही है। बादलों की गर्जना का संसार पे क्या प्रभाव पड़ता है? जब बादल बहुत तेज गरजते हैं तो संसार क्या करता है? कैसा प्रभाव पड़ रहा है? संसार में प्रसन्नता छा गई है, संसार भयभीत होकर हृदय थाम लेता है, संसार दुखों से मुक्त हो जाता है, संसार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या होता है? संसार जो है वो भयभीत होकर अपना हृदय थाम लेता है, क्योंकि वो डर जाता है। बादलों का शरीर किससे आहत हो रहा है? जो बादल हैं वो जो शरीर है, बादलों का शरीर किस चीज से आहत हो रहा है? भाई बादल बने हुए हैं, अब उस पे कौन प्रहार कर रहा है? बिजली रूपी तलवारों से, वायुयानों के आवागमन से, उच्च वर्ग की महत्वाकांक्षाओं से, निम्न वर्ग के संताप से। तो क्या हो रहा है? वो हो रहा है बिजली रूपी तलवारों से, क्योंकि बहुत तेजी से बिजली गिर रही है और वो क्या कर रही है? बादलों पर प्रहार कर रही है। बादलों से ही तो बिजली बनती है और बार बार से गरजती है, तो वो बादलों पर ही प्रहार कर रही हैं। बादलों की गर्जना को किसके समान बताया गया है? वज्र के समान, दुख के समान, योद्धा के समान, या प्रलय के समान? तो काव्यांश में जो है वो बादलों की गर्जन को वज्र के समान, वज्र भगवान इंद्र का अस्त्र है। अब क्या है? जब वो चलता है तो बिजली चमकती है, कहते ना, तो इसीलिए गर्जन को क्या बताया गया है? वज्र के समान। काव्यांश में बादल की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया? बादल में क्या विशेषता बताई गई है? बादल आकाश को छूने वाले हैं, आकाश से प्रतियोगिता करने वाले हैं, धीर वीर अपराजित योद्धा है, या उपरोक्त सभी हैं? तो यहाँ पर बादलों की जो विशेषता बताई गई है वो ये सभी हैं। मतलब वो जो है आकाश को छू रहे हैं, बादल जो है बहुत ऊंचे है, तो जैसे लग रहा है आकाश को छू रहे हैं। वो आकाश से प्रतियोगिता कर रहे हैं कि मैं आपसे ऊंचा चला जाऊंगा, ये प्रतियोगिता चल रही है। और साथ ही वो धीर वीर अपराजित योद्धा है।
अब क्या तलवारें चल रही हैं बिजली की और वो उससे लड़ रहे हैं, तो क्या बताया गया है कि चारों तरफ वो फैले हुए हैं और बिजली से लड़े। तो धीर भी हैं और वीर भी हैं ऐसे योद्धा अपराजित, यानी कि वो हारते नहीं। बिजली भले चमके लेकिन बादल तो बार बार आ जाते हैं, तो वो अपराजित हैं। नेक्स्ट हमारे पास में काव्यांश है, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते अट्टालिकाएं नहीं हैं रे। तो क्या हुआ कि छोटे पौधे, यानी कि छोटे पौधे बताए गए हैं शोषित वर्ग को, जो बहुत गरीब हैं, जिनका शोषण होता रहता है, वो वर्ग जो है जब ये क्रांति आती है, बदलाव आता है, तो सबसे ज़्यादा फायदा इन शोषित या निम्न वर्ग को ही प्राप्त होता है। ये इस क्रांति के बाद हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तो क्या दिया, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, अर्थात जब कभी क्रांति होती है तो ये छोटा वर्ग ही फायदे उठाता है। अट्टालिकाएं नहीं है, ये अट्टालिकाएं मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की छत नहीं है रे, आतंक भवन है। अब वो बता रहे हैं जो शोषक वर्ग है, जो पर लोगों को, निम्न वर्ग को परेशान करता है, बहुत अमीर अमीर व्यापारिक गण जो होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तो वो बोल रहे हैं क्या ये बहुत ऊंची ऊंची छतें नहीं है, ये आतंक भवन है, यानी कि यहाँ से जो है वो आतंक का संचालन होता है। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, तो यानी कि जो कीचड़ होता है उसी पर सबसे ज़्यादा जो है आघात किया जाता है। तो यहाँ पर कीचड़ जो बताया गया है, जो लोग शोषक वर्ग होता है वो हमेशा क्या करते हैं, वो हमेशा निम्न वर्ग को दबाते हैं। तो वही उन्होंने बताया, उनके द्वारा किए गए जो भी कार्य होते हैं वो प्रभावित कौन होते हैं, हमेशा जो है शोषित वर्ग ही प्रभावित होते हैं। शुद्ध प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर है, काम रोग शोक में भी हंसता शैशव का सुकुमार शरीर है। तो अब ये बोल रहे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा शोषण होता है, सब कुछ होता है, लेकिन तब भी वो जो है हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहते हैं। प्रश्न है, काव्यांश में छोटे पौधे किन्हें कहा गया है, छोटे बच्चों को, मध्यम वर्ग को, निम्न वर्ग को या उच्च वर्ग को। तो छोटे पौधे कहा गया है हमारे निम्न वर्ग को। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, पंक्ति का आश्रय क्या है, विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, इसका क्या मतलब है, सामाजिक क्रांति का निम्न वर्ग को ही लाभ मिलता है, बादलों से हुई वर्षा से छोटे पौधों को अधिक जल मिलता है, निम्न वर्ग क्रांति के प्रभाव से वंचित रहता है, सामाजिक क्रांति सभी वर्गों के लिए हितकर होती है। तो जैसा भी हमने बताया कि जो है विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, इसका तात्पर्य है कि सामाजिक क्रांति का निम्न वर्ग को ही लाभ मिलता है। क्रांति क्यों होती है, यानी कि कोई गलत चीज हो रही है तो उसको सुधारने के लिए तो क्रांति करी जाती है, और सुधार का सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो निम्न वर्ग को पड़ता है, सबसे ज्यादा लाभ ही उनको मिलता है। तो यही चीज बताई गई है इसमें। जल विप्लव प्लावन हमेशा किस पर होता है, आकाश पर, धरती पर, वायु पर या कीचड़ पर। तो सबसे ज्यादा किस पर होता है, वो है कीचड़ पर। अर्थात कीचड़ जहां है वहां पर क्या होगा, और पानी होगा तो वो और कीचड़ हो जाएगा ना। तो वही चीज उन्होंने बताया, जहां दुख है, तकलीफ है, वहां पे अगर वो बदलाव लाया जाता है तो सुधार वहीं पर होता है। भाई पानी आएगा तो वो कीचड़ साफ हो जाएगा, गंदगी जितनी है वो साफ हो जाएगी, हो जाता है ना। जब बहुत ज़्यादा पानी होता है तो जहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा है, पानी भरा हुआ है, गंदगी है, कीचड़ है, बहुत गंदा हो रहा है, अब जब बहुत ज़्यादा पानी आएगा, बारिश होगी, तो वो गंदगी क्या होती है, साफ हो जाती है। कवि के अनुसार आतंक भवन कौन है, किसके लिए आतंक भवन जो शब्द है वो इस्तेमाल किया गया है, किन के लिए, शोषित वर्ग के निवास स्थान, शोषक वर्ग के निवास स्थान, मध्यम वर्ग के निवास स्थान या उपरोक्त सभी। तो आतंक भवन उनके महलों को बताया गया जो शोषण करते हैं। तो अर्थात क्या हुआ, वो है हमारा शोषक वर्ग, यानी कि जो दूसरों पर शोषण करते हैं, उनकी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तो उनको बोला गया है आतंक भवन। प्रश्न संख्या 15, काव्यांश में पंख किसका प्रतीक है, पंख किसको बताया गया है, गंदगी का, उच्च वर्ग का, पवित्रता का या शोषक वर्ग का। तो क्या होता है, पंख जो है वो किसको बताया गया है, शोषक वर्ग को। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ, जब पानी बरसता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन होता है, कीचड़ होता है ना, कीचड़ में गंदगी होती है, तो वो क्या है, वो वॉश आउट हो जाती है,
ठीक है, साफ हो जाता है, वो जगह क्लीन अप हो जाती है। फिर अब क्योंकि वहाँ पे साफ पानी आता है तो गंदा पानी निकल जाता है। तो उसी तरीके से वो कीचड़ क्या बताया गया, जिन लोगों पर शोषण किया जाता है वो वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान रहता है। लेकिन जब क्रांति आती है, बदलाव आता है, तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है, उस वर्ग को ही होता है, जैसे कि कीचड़ को होता है बारिश के समय में। नेक्स्ट है हमारा रुद्रकोश शुद्ध तोष अंग अंग ना अंग में लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढाप रहे हैं। जीर्ण बाहु शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर। तो अब ये आप क्या बोल रहे हैं कि जो ये बादल गरज रहे हैं, सबसे ज्यादा इनसे कौन डर रहा है, जो शोषक वर्ग है। वो मारे डर के अपने हाथों से अपने मुंह जो फेस को है उसको ढक लिया है। और जो है वो सबसे ज्यादा किसको बुला रहे हैं, जीर्ण शरीर शीर्ण शरीर अर्थात कृषक को। आपको बताया जीर्ण बाहु और शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर, अर्थात अपने कमजोर शरीर और कमजोर बाहों से तुम्हें जो है अधीर कृषक बुला रहा है। क्योंकि बादल जो है वो उसकी खेतों पे आके वर्षा करेंगे और उसको फायदा होगा, तो कृषक आपको बुला रहे हैं। हे विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, या काला हाड़ मात्र ही है आधार ये जीवन के पारावार। तो क्या बोल रहे हैं कि जो किसान है वो बहुत मेहनत करता है, तो उसी के लिए बोल रहे हैं, जैसे लग रहा है उसका पूरे शरीर से सारा रस खींच लिया गया है और वो बहुत कमजोर हो चुका है। तो विप्लव के वीर जाओ, तुम्हें वो कमजोर किसान बुलाता है। रुद्र कोश और शुद्ध तोष पंक्ति में शुद्ध से क्या तात्पर्य, शुद्ध क्या चीज है, प्रसन्न, निम्न, खिन्न या तृप्त। तो यहाँ पर शुद्ध से है खिन्न, यानी कि अब वो बहुत ही ज्यादा अपने हालातों से परेशान हो चुका है ना भाई। एक तो गर्म थी इतना बहुत ज्यादा, वर्षा काल से पहले क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, तो गर्मी से तो वो कृषक परेशान था और अपने खेत में पानी नहीं लगा पा रहा था, तो उससे भी परेशान था। तो इसलिए वो क्या है, अपने हालातों से बहुत ज्यादा खिन्न यानी कि परेशान हो चुका है। बादलों की गर्जना का धरती पर क्या प्रभाव पड़ता है। धनी वर्ग उत्साहित होता है, धनी वर्ग भयभीत होता है, धनी वर्ग आंदोलित होता है, या धनी वर्ग सामान्य बना रहता है। तो जब बादलों की गर्जना होती है तो धनी क्या होता है, धनी वर्ग जो है वो भयभीत हो जाता है, डर जाता है। कवि ने कृषक वर्ग की क्या धति बताई है, वो किस प्रकार से है, वो उसका शरीर जर्जर हो गया है, उसके शरीर में हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है, मतलब जो जितना भी उसके शरीर में मांस था वो सभी कुछ सूख चुका है, सिर्फ हड्डियां, इतना कमजोर हो गया है कि हड्डी का ढांचा लग रहा है। वे व्याकुलता से बादल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो क्या हुआ, इस वाद्यांश में ये सभी चीजें बताई गई हैं। तो सही क्या होगा हमारा, उपरोक्त सारी ही चीजें कृषक के बारे में बताई गई हैं। कृषक वर्ग की स्थिति के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है, कृषक वर्ग का जो स्थिति है किसे जिम्मेदार, शोषक वर्ग, मध्यम वर्ग, स्वयं कृषक को, या प्राकृतिक प्रकोप को। तो इसे जो जिम्मेदार ठहराया गया है वो है हमारा शोषक वर्ग, जो किसानों पर, भाई किसान बहुत मेहनत करके अपनी अन्न को उपजाते हैं, और शोषक वर्ग क्या होता है, कम से कम दाम में उनसे ले लेना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दाम में बेचते हैं। इसीलिए कृषक कभी अमीर नहीं बन पाता, हमेशा जो है जो उनसे माल खरीदते हैं, जितनी खेती खरीदते हैं, उनके बड़े बड़े भवन बन जाते हैं। तो शोषक, उनके किसान के इस हालत के लिए जिम्मेदार शोषक वर्ग को बताया गया है। मुख ढांपना किस प्रवृत्ति का घोतक है, यानी कि उन्होंने मुख ढांक रखा है, ये क्या प्रवृत्ति बता रही है, भयभीत मानसिकता, शुद्ध मानसिकता, स्वच्छ मानसिकता, या रूढ़िवादी मानसिकता। तो हाथों से मुंह ढकना जो है वो बताया गया है भयभीत मानसिकता को, अर्थात वो डरे हुए हैं। अब यहां से हमारा यानी कि प्रश्न संख्या 21 से संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न शुरू हो रहे हैं। अभी तक हम क्या देख रहे थे, काव्यांश आधारित प्रश्नों को पढ़ रहे थे। अब हमारा संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न आएंगे। क्या दिया है, बादल राग के कवि हैं, ये जो हम कविता पढ़ रहे हैं बादल राग किसने लिखनी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कमलकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत तिवारी निराला, कमलकांत तिवारी निराला। तो ये जो कविता लिखी है वो लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। याद रखिए, निराला जी का सबसे फेवरेट जो टॉपिक है वे है बादल। उन्होंने बादलों पर बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं।
कवि बादल का आवाहन किस रूप में कर रहा है, वो किस रूप में बादलों को बुलाना चाह रहा है, वर्षा, क्रांति, मजबूरी या शांति। तो उन्होंने किस रूप में बुलाया है, उन्होंने विप्लव के बादल कहा है, तो अर्थात वो क्या हुए, वो क्रांति के बादल हैं। मानव जीवन में सुख कैसा है, स्थिर, अस्थिर, मायावी या अदृश्य। तो कैसा है, वो अस्थिर है, कभी बना नहीं रहता है। मानव जीवन में किस छाया का आवागमन चलता रहता है, कौन सी छाया है जो आती जाती रहती है, सुख दुख, शांति अशांति, स्थिर अस्थिर या गतिहीन या गतिशील या गतिहीन। तो सही क्या है, जो आता जाता रहता है वह है सुख और दुख, कभी सुख रहता है कभी दुख रहता है, फिर सुख आ जाएगा फिर दुख आ जाएगा, तो इस तरीके से ये आना जाना बना रहता है। अंगना अंग में लिपटे कौन कांप रहे हैं, अंगना अंग में लिपटे कौन कांप रहे हैं, धनी, निर्धन, दुर्लभ या बीमार। तो जो कांप रहे हैं वह है धनी, अर्थात वो अपने घर में ही एक दूसरे से अंग को चिपकाकर और कांप रहे हैं, यानी कि वो डरे हुए हैं। बादलों को अधीरता से कौन बुला रहा है, बहुत ही मतलब इम्पेशेंट होकर बस अब जल्दी चले आओ, कौन बुला रहा है उन्हें, वृक्ष, कृषक, योद्धा या बालक। तो उन्हें बुला रहा है कौन, कृषक यानी कि किसान। क्रांति के बादलों की वज्र गर्जना में कौन सा वर्ग भयभीत हो रहा है, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, निम्न वर्ग या कृषक वर्ग। तो कौन भयभीत हो रहा है, वो है पूंजीपति वर्ग। रुद्र कोश शुक्तोष में रुद्र क्या है, रुका हुआ, क्रोधित, भरा हुआ या खाली। तो रुद्र कोश यानी कि यहां पर रुद्र का तात्पर्य है रुका हुआ। शैशव का सुकुमार शरीर किसमें हंसता है, शैशव का सुकुमार शरीर किसमें हंस रहा है, वर्षा में, घायला अवस्था में, रोग शोक में या गर्मी में। तो शैशव का सुकुमार यानी कि जो कमजोर लोग हैं, शोषित वर्ग है जो, वो किस पर कब हंसते हैं, उनके पास रोग आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो हमेशा हंसते ही रहते हैं। तो रोग शोक में वो हमेशा हंसते रहते हैं। जीर्ण बाहु शीर्ण शरीर, यहाँ शीर्ण का क्या अर्थ है, शीर्ण क्या है, क्षीण, विशाल, घायल या मोटा। तो यहाँ पर शीर्ण का तात्पर्य है क्षीण से, यानी कि जो बहुत ही किसको बोलते हैं, कमजोर, क्षीण मतलब बहुत ही कमजोर शरीर जिसको बोला जा रहा है। बादल राग कविता में रणतरी किस से भरी होने की बात कही गई है, रणतरी किससे भरी है, धन, आकांक्षाओं, नवजीवन या गर्जन। तो रणतरी जो भरी है वह है आकांक्षाओं से, यानी कि उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन से भरी हुई हैं, क्योंकि अब बादल आ गए हैं, बिजली चमक रही है, तो चारों तरफ हाहाकार मचा है, लेकिन उसमें आकांक्षाएं भी छिपी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके बाद में प्रकृति में बदलाव आएगा, हमारे जीवन में बदलाव आएगा। निम्नलिखित रचनाओं में से निराला जी की कौन सी रचनाएं हैं। अब कुछ रचनाओं के नाम दिए, हमें बताना है इसमें निराला जी की कौन सी है, अनामिका, बेला, आराधना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे निराला जी की ये उपरोक्त सभी रचनाएं हैं। अब उनकी रचनाएं जो है ना, जहाँ उनका कवि परिचय पढ़ेंगे ना, उसी के नीचे उनकी रचनाएं दी हैं, तो आप रचनाओं को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, निराला ने अट्टालिकाओं को क्या कहा है, जो अट्टालिकाएं हैं वो क्या है, अजायब घर, चिकित्सालय, आतंक भवन या योग भवन। तो इन्होंने अट्टालिकाएं किसको बोला है, वो है आतंक भवन को, यानी जो ऊंचे ऊंचे जो छत बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं वो बिल्डिंग्स नहीं है, ऊंचे ऊंचे घर नहीं है, वो क्या है, वो आतंक भवन है, वहां से लोगों द्वारा आतंक किया जाता है शोषक वर्ग पर। सुख किसके समान चंचल और अस्थिर है, किसके समान उसे चंचल और अस्थिर बताया गया है, बादल के समान, हवा के समान, बिजली के समान या मन के समान। तो उसे अस्थिर बताया गया है मन के समान। जैसे हमारा मन बहुत ही चंचल रहता है, कभी इस चीज पे कभी उस चीज पे, तो उसी तरह सुख दुख भी जो है वो चंचल रहता है। मानव जीवन में किस छाया का आवागमन चलता रहता है, सुख दुख की, शांति शांति, स्थिर अस्थिर, गतिहीन या गतिशील। तो किस चीज का आवागमन चलता रहता है, वह है सुख और दुख का। धरती का शोषण कौन कर रहा है, सर्दी, गर्मी, वर्षा या वसंत। तो कौन शोषण करता है, वो है आपकी गर्मी, दग्ध, यानी कि जो दग्ध लोग हैं। एक तो इसमें दो तरीके से आप समझो,
शोषण कौन कर रहा है? शोषक वर्ग है, वो शोषित वर्ग पे कर रहा है और उनको परेशान है, तो वो दग्ध हैं, जले हुए हैं, तकलीफ में। और वर्षा ऋतु आने से पहले जो क्या थी, वो थी ग्रीष्म ऋतु, और ग्रीष्म ऋतु धरती को बहुत ज़्यादा तपा देती है, लोग गर्मी से परेशान हो चुके होते हैं। तो क्या है, धरती का शोषण कौन कर रहा है? गर्मी कर रही है। तेज बरसात में कौन धराशाही हो रहे हैं? छोटे छोटे पौधे, बड़े बड़े वृक्ष, पर्वत या नदियां? तो जो धराशाही हो रहे हैं वो बड़े बड़े वृक्ष, यानी कि बड़े बड़े योद्धा, धीर वीर योद्धा जो है वो पराजित हो रहे हैं, यानी कि जो बड़े बड़े पुराने वृक्ष भी हैं वो भी इस भयंकर मौसम में गिर जाते हैं। रोग शोक में भी किसका सुकुमार शरीर हंसता है? यौवन, शैशव, धनी या कृषक? तो शैशव कौन सी अवस्था बताई गई है? वो शैशव अवस्था, यानी बचपन की जो अवस्था होती है उसे। संसार के दुख से दुखी और जले हृदय पर किसका विस्तार फैला हुआ है? किसका विस्तार फैला है? क्रोध का, अपमान का, क्रांति का या मजबूरी का? फैला हुआ है क्रांति का, यानी कि अब बदलाव होगा। क्रांति संसार में किसकी सृष्टि करती है? यानी जब क्रांति आती है, संसार में क्रांति आ गई, ठीक है, बादल आ गए, अब वो किस चीज की सृष्टि, यानी किस चीज की रचना कर रही है? वो दुख और अशांति की, सुख और अशांति की, दुख और आनंद की, सुख और शांति की। तो वो किस चीज की स्थापना करती है? वो है आपका सुख और अशांति की। मतलब उसके आने से चारों तरफ अशांति, क्योंकि बदलाव होता है तो अशांति फैलेगी, जाहिर सी बात है, लेकिन सुख भी आएगा। बादल राग किस प्रकार की कविता है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या स्वच्छंदवादी, स्वच्छंदतावादी? तो बादल राग जो है वह है आपकी छायावादी, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं वो छायावादी कवि हैं। तो ये कविता क्या हुई? ये छायावादी कविता हुई। निराला ने किस छंद में रचनाएं लिखी? कौन सा छंद उन्होंने इस्तेमाल किया है? दो है, चौपाई है, मुक्त है या सोरठा है? तो उन्होंने कविता जो लिखी है वो है मुक्त छंद में, यानी कि इसमें आप तुकांत नहीं देखेंगे, ये छंद मुक्त कविता है। बादल राग कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? ये भाई सभी कवि बहुत सारी रचनाएं करते हैं, तो उनकी सारी रचनाओं को एक पुस्तक में संग्रहित कर दिया जाता है, फिर उस पुस्तक को नाम दे दिया जाता है। तो अब उनकी कौन सा संग्रह है, काव्य संग्रह, जिनमें से ये कविता हमारे सामने प्रस्तुत की गई है? वो है अनामिका, परिमल, गीतिका या अड़ेमा? तो जो सही है वो है आपकी अनामिका। अनामिका जो काव्य संग्रह है उससे बादल राग लिया गया है। बादल राग किस विधा की रचना है? कौन सी विधा में हमने लिखा है? बादल राग क्या है? वो एक नाटक है, कहानी है, कविता है या निबंध है? तो जाहिर सी बात है कि जो बादल राग है वो पद्य साहित्य की कविता विधा में लिखा गया है। निराला जी का जन्म कब हुआ? यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब हुआ है? सन 1899 ईस्वी में, सन 1866 ईस्वी में, सन 1895 ईस्वी में, सन 1891 ईस्वी में। तो निराला जी का जन्म जो हुआ है वह है सन 1899 ईस्वी में, यानी 1899 में उनका जन्म हुआ था। निराला जी का जन्म किस जिले में हुआ? देहरादून, मेदिनीपुर, सहारनपुर या उन्नाव? तो कौन सा जिला है? वह है मेदिनीपुर। निराला जी की मृत्यु कब हुई? सन 1940 ईस्वी में, सन 1946 ईस्वी में, सन 1958 ईस्वी में, सन 1961 ईस्वी में। तो कब हुई उनकी मृत्यु? उनकी मृत्यु हुई सन 1961 ईस्वी में, यानी 1899 में उनका जन्म हुआ और 1961 में उनकी मृत्यु हो गई। निराला जी किस काव्यधारा के कवि हैं? ये मैंने भी आपको बताया, छायावादी काव्यधारा, प्रयोगवादी काव्यधारा, प्रगतिवादी काव्यधारा या उपरोक्त सभी? तो निराला जी जो है वो है छायावादी काव्यधारा के कवि। जब निराला जी की माता जी का देहांत हुआ तब वे कितने वर्ष के थे? जब मतलब वो बहुत छोटे थे तो उनकी माता जी का देहांत हो गया था, तो उस समय उनकी आयु कितनी थी? 10 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या 14 वर्ष? तो उनकी आयु थी 3 वर्ष की। निराला जी ने किस शोक गीत की रचना करी? कौन सा शोक गीत उन्होंने लिखा है?
सरोज स्मृति, आराधना, बेला या राग विराग। तो उन्होंने जो लिखा है वो है सरोज स्मृति। सरोज उनकी जो है पुत्री थी, उनका विवाह हो चुका था। विवाह के उपरांत कुछ समय उपरांत वो उनका देहावसान हुआ, तो अपनी पुत्री के विछोह में उन्होंने सरोज स्मृति रखी है। उन्होंने अपनी बेटी के बारे में, उनके विवाह के बारे में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। तो वो सभी वर्णन, इनकी रचना सरोज स्मृति में प्रस्तुत की गई है। तो ये थे हमारे इस पाठ यानी बादल राग के बारे में जितने भी एमसीक्यूज बन सकते थे हम आपके लिए लेकर आए। काफ़ी हद तक हमने किया है। अब इसके अलावा हमने इस चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सभी कुछ कराया है। तो वो आपको कहाँ मिलेगा? उसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। इसमें यहाँ पर CBSE K-12 दिया गया है। इसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही सारी क्लासेस आएंगी। देखिए यहाँ पर सभी कुछ है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लास 12 लिखा है, इसे आपको क्लिक करना है। अपनी क्लास है तो क्लास 12 हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो 12th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं। अब आपको करना क्या है, आपको देखना है कि हम ये पढ़ रहे थे आरोह बुक, तो यहाँ दिया है हिंदी आरोह, इसे आपको क्लिक करना है वॉच नाउ पे। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट होगी। अब आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है उसे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने टॉपिक्स आ जाएंगे। टॉपिक्स में जो भी आप समझना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज आप वन शॉट रिवीजन देखना चाहते हैं तो उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका क्या होगा, इस तरीके से वीडियो स्टार्ट होगा। वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से अपनी सारी प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि जो भी चैप्टर है आप पूरी तरीके से एक बार डिटेल में पढ़िए, सारी चीज़ें आप बहुत ईजी वे से कर ले जाओगे। तो अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें पढ़िए, समझिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।